Hello everyone, welcome back in your own chemistry channel. Today we will discuss the second unit of 11th chemistry, that is structure of atom. ठीक है, एटम की स्ट्रक्चर कैसे होती है, एटम कैसा होता है. एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम 9th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं 9th क्लास में, लेकिन वहाँ पर एज अ साइंस एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं. यहाँ पर एज अ करियर हम साइंस को लेके चलते हैं, तो यहाँ थोड़ा डीपली हमें चीज़ों को, कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ता है. तो वहाँ हमने डिस्कस किया था कि जो एटम होता है, डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी जिसको कहा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. उसमें उसने क्या कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं और वही होते हैं जो किसी रिएक्शंस के दौरान पार्टिसिपेट करते हैं जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं. किसी एटम्स को क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता रिएक्शन के टाइम पर. दूसरा, जो दो सेम एटम्स होते हैं वो हर रिस्पेक्ट में एक दूसरे से सेम होंगे, मैच करेंगे. दो डिफरेंट एटम्स हर रिस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, लेकिन कुछ लिमिटेशंस थी, उनकी वजह से उसको डिस्कार्ड कर दिया गया. उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए गए जिसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोल सकते हैं या मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोल सकते हैं. तो एक तो सबसे ज़्यादा फेमस जो चीज़ है वो टर्म क्या है, आइसोटोप एंड आइसोबार. आइसोटोप एंड आइसोबार 10th क्लास में था. आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोप. और आइसोबार क्या होते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर. जैसे कि आर्गन होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, इन तीनों का 40 एटॉमिक मास एग्जिस्ट करता है और एटॉमिक नंबर तीनों का डिफरेंट होता है. तो ये आइसोबार की कैटेगरी में आते हैं. कहने का मतलब ये है कि दो डिफरेंट एटम्स जो हैं वो किसी न किसी एक रिस्पेक्ट में तो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ना, भले ही वो मास के अंदर कर रहे हो. ऐसे ही दो सेम एटम है वो एक दूसरे से डिफरेंस शो कर रहे हैं, किसमें, एटॉमिक मास में. तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाई थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से. इससे दिमाग में एक चीज़ ज़रूर चली थी कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ भी एटम के अंदर प्रेजेंट होती है जो सेम एटम होते हुए भी डिफरेंट कर देती है और डिफरेंट एटम होते हुए भी किसी रिस्पेक्ट में उनको मैच करा देती है. तो वही जो चीज़ उनके अंदर प्रेजेंट थी, उसने क्या किया, साइंटिस्टों के दिमाग में एक क्यूरियोसिटी प्रोड्यूस की कि ऐसा कुछ नए एक्सपेरिमेंट कर दिए जाएं जिससे हमें पता चले कि एटम्स के अंदर कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. इवन कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो बहुत अच्छे से कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने इजीली हम बोल देते हैं उतने इजीली उनकी डिस्कवरी नहीं थी. बहुत सारी चीज़ें थी, किस तरीके से उनको डिस्कवर किया गया और डिस्कवर करने के बाद आइडेंटिफाई कैसे किया गया कि इनकी प्रॉपर्टी कैसे हैं कैसे नहीं. तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने की थी, जे थॉमसन ने. किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी. अब देखो जे थॉमसन ने क्या किया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी. अब डिस्चार्ज ट्यूब पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में थे. जैसे आजकल होता है कि टिकटॉक, अभी तो खैर बैन हो गया है, कोई एक वीडियो आती थी, वायरल हो जाती थी, तो बहुत सारे टिकटॉकर क्या करते थे, उसी को अपने अपने वे में रिप्रेजेंट करते थे. आजकल मौज वगैरह ऐप आई हुई है, तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही कोई एक चीज़ ऐसी आ जाती है जो बहुत ट्रेंड में चल जाती है, तो काफ़ी लोग उसको फॉलो करते हैं. ऐसा ही उस टाइम था जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते थे. कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब नहीं को सिंपली डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर के बहुत ट्रेंड में था ये कि ये आइडेंटिफाई किया जाए कि एक्चुअल में एटम्स के अंदर होता क्या है. तो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया किसको लेकर के, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर के. अब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब जो उन्होंने ली थी, एक्चुअली डिस्कवर की थी विलियम क्रुक ने. उसने अपनी खुद की डिस्चार्ज ट्यूब बनाई थी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं, और जिसका यूज़ इन्होंने किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के दौरान. तो देखो कैसे होता है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, इसमें दो इलेक्ट्रोड पुट कर देते हैं, जिस पर नेगेटिव साइड होती है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोलते हैं एनोड. नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड. ठीक है, जो चार्ज होता है, सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं. पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है. क्लियर हुआ. जो नेगेटिव आयंस होते हैं उसको बोलते हैं, अब देखो जिन एटम्स पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है उनको आयंस बोलते हैं. जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है दैट इज एनायन. पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं. नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड को कैथोड कहेंगे. ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज जिस पर होता है उसको कैटायन बोलते हैं, लेकिन पॉजिटिव टर्मिनल वाली इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं. क्लियर हुआ.
तो जो कैथोड है उस पर क्या किया, एक प्लेट लगा करके, इलेक्ट्रोड लगा करके, वहाँ से कैथोड लगा करके वहाँ से रेज निकली। किस तरीके से रेज निकली कि उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक तो गैस फिल कर दी, कोई गैस ली, उसको फिल कर दिया और उसका प्रेशर क्या कर दिया, एक्सट्रीमली लो प्रेशर कर दिया, दैट इज 10⁻³ mm। और जो उस पर टर्मिनल से, बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया और उसका वोल्टेज पुट कर दिया गया 10⁻⁴, यानी 10,000 वोल्टेज यहाँ पर करंट प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अब क्या हुआ, यहाँ से कैथोड में से कुछ रेज निकलनी स्टार्ट हुई, जिसको हमने क्या बोल दिया, कैथोड रेज। अब देखो ये जो हमने यहाँ पर प्रेशर बहुत ही कम लिया है, इसका भी कुछ पर्पज़ होता है। जो हमने गैस ली है उसको हमने बहुत ही कम प्रेशर पर लिया है। उस कम प्रेशर के वजह से क्या है कि वो इजीली एक काफ़ी डिस्टेंस में पार्टिकल्स अरेंज हो सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल नज़दीक आते हैं, भीड़ होती है एक तरीके से। तो यहाँ पर प्रेशर को एक्सट्रीमली लो कर दिया गया है ताकि एक इसमें जो मूवमेंट है वो फास्ट हो सके। वैसे भी स्पीड में मूवमेंट करती हैं कैथोड रेज। जैसे ही यहाँ से ट्रैवल करना शुरू करती हैं, ये ट्रैवल करती हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब देखो जो कैथोड रेज है वो होती इनविजिबल है, तो हमें कैसे पता कि ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना शुरू करती हैं। इनविजिबल है मतलब जो ऑब्जर्व नहीं हो सकती, फिर भी वो मूव कर रही हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो हमें कैसे पता चला, जो ये कैथोड एनोड होता है इस पर हम क्या कर देते हैं, इसको एक होल वाली एनोड ले लेते हैं, होल क्रिएट कर देते हैं। और जब इसमें होल हो जाते हैं तो इसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड, जिसको होल को ही बोलते हैं परफोरेटेड। तो ये जो एनोड हमने होल वाली ली है इसको परफोरेटेड एनोड बोल दिया गया है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जो ये कैथोड रेज यहाँ से निकली है वो पास आउट होकर के इस एरिया पर स्ट्राइक करेंगी। और यहाँ हमने क्या ले लिया है, एक कोटिंग ले ली है। किस तरह के एलिमेंट की कोटिंग ले ली है, जो कलर प्रोड्यूस करती हो, जिसमें जैसे ही लाइट जाती है उसमें स्पार्किंग होती हो, किसी तरह का वो फ्लोरोसेंस शो करती हो। तो वो फ्लोरोसेंस हमने लिया है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का। यहाँ पर हमने फ्लोरोसेंस लगा दिया है। उससे क्या हुआ, कैथोड रे जैसे ही स्ट्राइक करेगी हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पर इस टर्मिनल पर कोई ना कोई रेज आकर के स्ट्राइक करी है। अब देखो जो नेगेटिव टर्मिनल से निकली है किस तरफ मूव कर रही है, पॉजिटिव की तरफ। कहाँ मूव कर रही है, पॉजिटिव की तरफ। अब पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब वो पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, क्योंकि सेम चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है, इट मीन्स जो ये रेज हैं इनका चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो कैथोड रेज आर विद नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। क्लियर हुआ। तो कैथोड रेज कैसी होती हैं, नेगेटिव चार्ज के साथ में होती हैं। अब जैसे ही यहाँ पर ये पास आउट हुई तो बाकी सारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस कैथोड रेज की। वो प्रॉपर्टी क्या क्या है, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो हमने कहा इनविजिबल, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है। इनविजिबल जो दिखाई नहीं दे रही, फिर हमें कैसे पता, जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है हमें कैसे पता कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है या इधर उधर भाग रही है। तो यहाँ पर क्या किया गया, किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर बीच में रख दिया। और वो ऑब्जेक्ट कैसा था, ओपेक था। ठीक है। जैसे ही इसमें से पास आउट हुई वो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से, तो क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो जस्ट अपोजिट बनेगी। जैसे हम कहीं पर भी खड़े हैं, अगर हमारे सामने कोई लाइट लगती है तो जो हमारी शेडो है वो हमारे जस्ट बैक साइड में होगी। अगर साइड में से, यहाँ से अगर लाइट पास आउट की जाएगी इधर फेस पे साइड में से, तो जो शेडो है वो उसके अपोजिट साइड में। तो जहाँ से शेडो बनेगी इट मीन्स लाइट जो है उसके अपोजिट साइड से आ रही है। तो बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रखा गया और उसकी शेडो उसके जस्ट बिहाइंड में आई है। तो इट मीन्स जो ये रेज हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास आउट हो रही हैं। तो एक इनका मीडियम पता चल गया कि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, सॉरी डायरेक्शन पता चल गई, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस कर ही लिया कि कैसी होती हैं, इनविजिबल होती हैं। फिर भी कैसे डिस्कस करते हैं, फ्लोरोसेंस की कोटिंग लगा करके यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं कि कैथोड रेज वहाँ प्रेजेंट है। नेक्स्ट है मैकेनिकल इफेक्ट। अब यहाँ पर ये जो रेडिएशन से, ये जो जितनी स्पीड से ये प्रोड्यूस होती हैं, जितनी स्पीड से ये मूव करती हैं, तो ये एक्सरेज को प्रोड्यूस करती हैं, बहुत हाई स्पीड होती है। कोई इनका मैकेनिकल इफेक्ट होता है। मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है, जो कुछ ना कुछ काम करता हो। ठीक है, किसी तरह का। अब यहाँ पर क्या कर दिया गया, बहुत स्मॉल पैडल्स को रख दिया गया। ऐसा नहीं है बहुत बड़े बड़े साइकिल के पैडल यूज़ कर लिए, बहुत ही स्मॉल पैडल यूज़ किए गए हैं। अब कोई चीज़ टकराएगी, अगर वो उसमें कुछ चीज़ है, उसमें कोई दम है, तो वो क्या करेगा, उसको टकराएगा तो उसमें कुछ ना कुछ मोशन लेकर आएगा। तो जिन पैडल्स को यहाँ पे रखा गया उनमें क्या हुई, मोशन क्रिएट हुई। उस मोशन से हमें क्या पता चला कि जो ये रेज है एक्चुअल में इनका कोई ना कोई मैकेनिकल इफेक्ट ज़रूर है। ठीक है। अब देखो कोई रेज है और उनका मैकेनिकल इफेक्ट है, यानी वो किसी ना किसी पार्टिकल के मिलके बनी हुई है।
तो जो कैथोड रेज होती हैं वो किससे बनती हैं? मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनती हैं कैथोड रेज जो होती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? नेक्स्ट है कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है, इट मीन्स क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज है इन पर। इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर। आप देखो जो ये रेज निकली है, हमने यहाँ पर देखो गैस मीडियम लिया है, गैस फिल की है हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो यहाँ पर जो ये गैस पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, जो गैस के पार्टिकल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, तो जैसे ही रेज यहाँ पर आती हैं, टकराती हैं इनके साथ में, तो जैसे ही टकराएंगी, इनका मैकेनिकल इफेक्ट भी है, और जब ये टकराती हैं तो इनमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराती हैं। जिस गैस पार्टिकल के साथ में टकराएंगी उसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराएंगी। इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज यहाँ से निकल जाएगा, बाकी बचेगा क्या वहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा वो फर्दर मूवमेंट शो करेगा, क्योंकि हमारी जो कैथोड रेज है वो है क्या? एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही तो है। वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है आगे, और मूव करने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर हमें फ्लोरेसेंट एरिया पर जाने के बाद में कोई ना कोई कलर ऑब्जर्व हो रहा है, वहाँ पर कोई ना कोई ऑब्जर्वेंस अपीयरेंस हमें मिल रही है कि कोई रेज वहाँ पर गई है विद नेगेटिव चार्जेस। तो ये जो इंडिपेंडेंट अपॉन नेचर, इसका मतलब क्या है कि कोई भी गैस रख दी जाए, जो रेज निकली है वो कोई भी गैस यहाँ पर रख दी जाए, उन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। हम यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते हैं, या फिर यहाँ पर सोडियम ले लेते हैं, आयरन ले लेते हैं, सॉरी आयरन इज नॉट अ गैस, जो भी हमारे पास गैसेज होती हैं, क्रिप्टॉन, जिनोन वगैरह है, नियोन है, आर्गन है, उनमें से अगर हम कोई भी गैस यहाँ पर ले लेते हैं तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होता है। देखो गैस का एक पर्पज़ ये भी है कि जो गैस में पार्टिकल्स होते हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होती है। इट मीन्स उनका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बहुत कम है। आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब कि हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है? अगर बहुत कस के पकड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन को तो हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होंगे। तो गैस में पहले ही बॉन्ड वीक है तो थोड़ी सी एनर्जी उनको मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो हर गैस के अंदर प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स जो ये प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा और वो रेज उस साइड में पास आउट होंगी, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया किस पर? गैस पर। या जो हमने इलेक्ट्रोड ली है, कोई भी इलेक्ट्रोड ली है उसमें कोई ना कोई रेज तो निकलेंगी। तो जिस तरह की हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली है, वो गैस जो इलेक्ट्रोड जो ली है, जो गैस ली है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने, वो कोई भी हमने ली हो, हमारे पास में सेम प्रोसेस सेम प्रॉपर्टीज होंगी। इट मीन्स जो कैथोड रेज होती हैं दोज आर इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड ऑल्सो। इसी से फिर निकलता है E/m रेशो। E/m रेशो इसको बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशो। चार्ज बाय मास रेशो, ये जो चार्ज था ये मिलिकन ने निकाला था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, और उन्होंने फाइंड आउट किया था कि जो चार्ज होता है इन पार्टिकल्स पर, वो चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 किलो। यानी जो E की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 किलो, ठीक है? और नेगेटिव होता है तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे? नेगेटिव साइन पुट करेंगे। क्लियर हुआ? अब जो E/m रेशो था, ये जो E/m रेशो है ये किसने कैलकुलेट किया था और इसकी वैल्यू क्या आई थी? E/m रेशो की वैल्यू थी 1.76 × 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम। क्योंकि E/m रेशो क्या है? चार्ज बाय मास। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। डिवीजन में क्या लिखा है? मास। मास की क्या है? किलोग्राम। चार्ज बाय मास रेशो क्या है? 1.76 × 10⁻11। क्लियर हुआ? ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, E की वैल्यू है, और ये क्या है? E/m है। अब क्वेश्चन आता है, हमें चार्ज तो पता चल गया, उसका E/m रेशो भी पता चल गया, अब अगर हमें मास निकालना है, ठीक है? तो देखो मास निकालने के लिए हमारे पास E है, E/m है, मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या है? m है, मास है। तो लेकिन ये अकेली मास की वैल्यू तो है नहीं, ये चार्ज और मास का रेशो है, इसमें से हमें मास निकालना है। तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? देखो वो पार्ट विजिबल है क्या आपको? यस, विजिबल। तो देखो E/m और एक हमारे पास किसकी वैल्यू है? E की वैल्यू है, ठीक है? तो हम क्या कर सकते हैं? E/m रख दें,
अगर E डिवाइडेड बाय M आ जाए तो इसमें क्या होगा, जो M है वो अबव साइड में चला जाएगा, यानी जो ये फॉर्मूला है रीअरेंज होकर के क्या होगा, E बाई ई मल्टीप्लाई बाय M। तो चार्ज से चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो चार्ज रेशो में से चार्ज निकल गया। अब क्या बचेगा, मास बचेगा। क्लियर हुआ। इट मीन्स हमारे पास जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है, 1.6। क्या वैल्यू है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये मैग्नीट्यूड होता है, जो नेगेटिव होता है मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद में है E बाई एम। E बाई एम की वैल्यू कितनी है, 1.676 इंटू 10⁻11। 1.676 इंटू 10⁻11। और यहाँ से हमारे पास जो मास निकल कर आता है, इलेक्ट्रॉन का मास, वो कितना आता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। देखो यहाँ जो यूनिट थी वो कुलॉम में थी, यहाँ किस में थी, कुलॉम पर किलोग्राम। यानी हम क्या बोल सकते हैं, किलोग्राम इनवर्स बोल सकते हैं। आ रहा है ये कैमरे में, किलोग्राम इनवर्स। अब इनवर्स को अगर हम ऊपर ले जाएं तो किस में हो जाता है, पॉजिटिव में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं किलोग्राम। कुलॉम से कुलॉम यूनिट कैंसिल आउट हो गई, क्या यूनिट बची, किलोग्राम। यानी हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, मास की। तो जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। हालांकि इन्होंने डिस्कवरी की थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन जो नॉमेनक्लेचर था, जो नाम इलेक्ट्रॉन दिया था, वो इन्होंने नहीं दिया था, जे स्टोने ने दिया था नॉमेनक्लेचर। तो उन्होंने जो फेराडे रूल होता है उसमें फेराडे रूल को यूज़ किया था, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन का जो नॉमेनक्लेचर, जो नाम आया था, वो फाइंड आउट किया था। तो डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, लेकिन नॉमेनक्लेचर जो नाम है वो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने नहीं दिया था, जे स्टोने ने दिया था। ठीक है, एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें इनकी डिस्कवरी पार्टिकल्स की डिस्कवरी किसने की थी वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से, तो वहाँ से नोट डाउन कर लेना। ओके, तो अब देखिए यहाँ से हमारे पास जो डाटा है वो क्या क्या आया है। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम। E बाई एम रेशो कितनी होती है, 1.76 इंटू 10⁻11 कुलॉम पर किलोग्राम। और इससे हमने क्या निकाल लिया है, मास निकाल लिया है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। क्लियर हुआ। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आ चुकी है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल होता है। अब देखो इसी में हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब कहोगे इसको इरेज क्यों नहीं किया है, क्योंकि हम इसी से, अगर इसी पिक्चर से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी की किसने थी, ई गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, अब देखो जब हमारे पास में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर होके आ चुका है, तो इससे पहले हमारे पास एक इंफॉर्मेशन होती है कि जो एटम होता है ऑल ओवर न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम है, जैसे हम हाइड्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, कोई भी एटम है, उस पर अकेले पर कोई चार्ज नहीं होता जब तक वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन नहीं होता। तो हर एक एटम अपने आप में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब भाई अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो हमने तो ये फाइंड आउट कर लिया कि एटम के बीच में एक सब एटॉमिक पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, और उस पर चार्ज होता है नेगेटिव। अगर सिर्फ इलेक्ट्रॉन एटम में होता है तो एटम पर चार्ज होना चाहिए था नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या निकल कर आया है, माइनस में, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलॉम। तो अब साइंटिस्टों के दिमाग में वही कि ये चीज़ डिस्चार्ज ट्यूब वाले एक्सपेरिमेंट चले तो हुए थे सभी में, तो अब वही बात कि कुछ ना कुछ और एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए कि शायद कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो प्लस हो और इसको बैलेंस कर सके। तो गोल्डस्टीन ने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या सोचा कि जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाने वाली चीज़ पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, तो हम क्यों ना एनोड रे से निकालें।
एनोड रेज का ट्राई करके देखें कि एनोड रेज पर ज़रूर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इसी को एक्सटेंड कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, इस बार जो टेम्परेचर प्रेशर था वो प्रेशर कर दिया 10⁻⁻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 ⁻
इलेक्ट्रॉन के केस में वो प्रेशर बहुत ही ज़्यादा लो लिया गया था, अब थोड़ा सा उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। उन्होंने क्या किया कि जो कैथोड रेज हैं उसके जैसे ही कैथोड रेज निकली जा रही हैं उसके जस्ट अपोजिट में कुछ रेज निकलेंगी, और वो रेज कैसी होंगी, देखो अब यहाँ पर जो कैथोड थी जिसमें से कैथोड रेज निकली है उस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आती है, भले ही आप यहाँ से स्टार्ट करो या बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहीं से स्टार्ट करो कि कैथोड रेज में से जो बाकी निकली है वो क्या निकलेंगी, एनोड रेज निकलेंगी। तो ये जो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव की तरफ जो मूव करेंगी उस पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये है एनोड रेज, एनोड रेज, ठीक है। जो कैथोड रेज होती हैं वो किसकी बनी हुई होती है, इलेक्ट्रॉन की। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की बनी हुई होती हैं, लेकिन एनोड रेज एनोड से नहीं बनती हैं। कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन की बनती हैं, लेकिन जो एनोड रेज होती हैं वो प्रोटॉन की नहीं बनती हैं। कैसे कि जैसे हमने ये देखा था अभी कि कैथोड रेज जब मूव करती हैं तो वहाँ पर गैस पार्टिकल के साथ टकराती हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट करा देती हैं। अब देखो जो हमारे पास टोटल नंबर होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इक्वल होता है। अगर किसी एलिमेंट में 10 इलेक्ट्रॉन है तो श्योर है कि उसके पास 10 प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव होता है। 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को कैंसिल आउट कर देते हैं, चार्ज बचा 0, यानी एटम जो होगा वो न्यूट्रल होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला, नेगेटिव चार्ज वहाँ से निकल गया, अब 10 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया है, ठीक है, तो 9 नेगेटिव को 9 पॉजिटिव ने तो कैंसिल कर दिया। अब 10 पॉजिटिव थे हमारे पास, तो एक पॉजिटिव तो अभी भी बचा है। पहले 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव चार्जेस थे, अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 9 नेगेटिव चार्ज बचे, लेकिन पॉजिटिव तो अभी भी हमारे पास 10 है। तो 9 नेगेटिव को कैंसिल करने के लिए कितने यूज़ होंगे, 9 पॉजिटिव। अभी कितना बचा, 1 पॉजिटिव बचा हुआ है, यानी अब एटम न्यूट्रल नहीं रहेगा, अब उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। तो जैसे कैथोड रेज यहाँ से ट्रांसफ़र होती चली गई इलेक्ट्रॉन को एमिट कराते हुए, तो अब क्या बचा है, जो गैस पार्टिकल है उस पर चार्ज बचा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या है, आयन है, क्योंकि न्यूट्रल तो है नहीं, ये आयन हो गया, कैटायन आ गया। तो जो एनोड रेज होती हैं इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जो ओरिजिन है जनरेट कहाँ से हुई है, ये गैशियस आयन से। किससे हुई है, गैशियस आयन से। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एनोड रेज होती है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, गैशियस आयन से ओरिजिनेट होती हैं। अब गैशियस आयन से ओरिजिनेट होती हैं, इट मीन्स जो भी गैस हम वहाँ पर लेंगे वो अफेक्ट करेगी। जो एनोड रेज होती हैं वो चेंज होती है जैसे ही हम गैस को चेंज कर दे, तो डिपेंडेंट है। यहाँ पर हमारे पास क्या था, कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रोड। लेकिन एनोड के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि एनोड रेज जो होती हैं वो प्रोटॉन नहीं है, वो किससे ओरिजिनेट हुई है, गैशियस आयन से ओरिजिनेट हुई है। तो जिस तरीके का गैस हम वहाँ पर यूज़ करेंगे उसी तरीके की हमारे पास में एनोड रेज प्रोड्यूस होंगी। इट मीन्स जब इस पर एनोड रेज जो है वो गैशियस आयन पर डिपेंड करती हैं, तो इनडायरेक्ट वे में वो क्या बोल रहा है, जो E/M रेशो है वो भी क्या होगा, गैस के नेचर पर डिपेंड करेगा। कैथोड रेज भी गैस पर और इलेक्ट्रोड के नेचर पर इंडिपेंडेंट थी और उनका E/M रेशो भी इंडिपेंडेंट था। लेकिन हमारे पास एनोड रेज में ऐसा नहीं है, गैशियस आयन से वो प्रोड्यूस हुई है, इसीलिए वो गैस पर डिपेंड करेंगी, ठीक है। गैस पर भी गैस नेचर पर डिपेंड करेंगी एनोड रेज भी, और साथ में उनका E/M रेशो भी गैस पर डिपेंड करेगा, ठीक है, जिस तरह की हम गैस लेंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी कि जो एनोड रेज होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। अच्छा, ये कलर्ड होती हैं, जो एनोड रेज होती हैं वो कैसी होती हैं, कलर्ड होती हैं, कलर्ड होती हैं। एनोड रेज भी बोला जा सकता है, ये जो रेज प्रोड्यूस हुई हैं इसको बोलते हैं एनोड रेज, या कहो पॉजिटिव रेज, या फिर बोल सकते हैं कैनाल रेज। एनोड रेज, पॉजिटिव रेज या फिर कैनाल रेज, कोई भी बोल सकते हैं इनको।
तो एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्या याद रखना है, ओरिजिन कहाँ से होता है, गैसियस आयन से होता है, और बाकी सारे पॉइंट इनमें सेम होंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, मैकेनिकल इफेक्ट भी होगा, और इस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। एनोड रेज जो होती हैं उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखो फाइनली जो E/m रेशो है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है गैस के साथ में, क्वेश्चन है कि जो E/m रेशो है वो मैक्सिमम किसके लिए हो सकता है, मैक्सिमम किसके लिए हो सकता है। तो सबसे पहले क्या किया गया कि सबसे लाइट वेट की, क्योंकि E/m है, E/m है, मैक्सिमम कब होगी इसकी वैल्यू, जब ये सबसे कम होगा। जैसे हम कहें 2/1 तो वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है, 2/2 वैल्यू आएगी 1, 2/3 वैल्यू आ जाएगी पॉइंट्स में। कहने का मतलब जब ये चीज़ लोअर वाली चीज़ जो है डिवीज़न में जो चीज़ है उसका नंबर बढ़ने लगेगा तो हमारे पास वैल्यू कम आएगी। तो जितना मास हम ज़्यादा लेंगे हमारे पास E/m की वैल्यू भी क्या आएगी, कम आएगी। तो हमने ऐसी गैस को लिया सबसे पहले जो बिल्कुल सबसे कम वेट की होती है, और वो क्या होती है, हाइड्रोजन, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, एटॉमिक मास भी कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो हमने हाइड्रोजन का एक्सपेरिमेंट किया और हाइड्रोजन का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आई है वो वैल्यू आती है 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। किसके केस में आई है मैक्सिमम वैल्यू, हाइड्रोजन के केस में आई है, ठीक है। यहाँ भी अगर हमें मास निकालना है तो क्या करेंगे, देखो चार्ज प्रोटॉन पर भी क्या होता है। अब ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए हैं तो अब इसको इरेज कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपको। देखो फिर हमें मास निकालना है, चार्ज तो अगेन सेम चार्ज है इस पर, जो इसका मैग्नीट्यूड देखा गया है वो पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन जो वैल्यू है वो उसके जस्ट अपोजिट चार्ज की वजह से है, वैल्यू उसकी एग्जैक्ट सेम होगी। इलेक्ट्रॉन पर जो वैल्यू थी वो क्या थी 1.6 इंटू 10⁻⁻31 कूलम, -19 कूलम। ऐसे ही जो प्रोटॉन होता है उसकी वैल्यू भी यही होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन इसकी वैल्यू किस में होती है, पॉजिटिव में होती है। अब अगर इसका मास निकालना होगा तो मास कैसे निकालेंगे कि हमारे पास E/m रेशो है 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर किलोग्राम। हमें क्या निकालना है, ये क्या है, चार्ज है, ठीक है। इस चार्ज को डिनोट कर दिया है E से, चार्ज को डिनोट किया है E से, तो E चार्ज की वैल्यू है हमारे पास और बाय E/m की भी वैल्यू है। तो यहाँ से हम मास निकाल सकते हैं। अगेन इसके डिवीज़न में ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल के आएगी, मास की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, क्योंकि मास की यूनिट है तो मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज आई है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, थॉमसन ने, और जो प्रोटॉन है उसकी डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। अब इसके बाद है कि जो हमारे पास मॉडल आए थे सबसे पहले वो कौन कौन से मॉडल थे। तो जो सबसे पहले मॉडल जो रिकॉग्नाइज किया गया था, जिसको एक तरीके से ये बोलते हैं एडॉप्ट किया था, वो थॉमसन मॉडल था। थॉमसन मॉडल हालांकि फेल हो गया था, लेकिन जिस ज़माने में ये डिस्कवर किया था, जिस तरीके से इसको रिप्रोड्यूस किया था, तो उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्चुअल में होते किस तरीके से हैं। उस टाइम पर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट किस तरीके से होती है थॉमसन मॉडल ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और इसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। हालांकि इसको बाद में चेंज कर दिया गया था क्योंकि इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, लेकिन उस टाइम पर इसी को फॉलो किया गया था। बहुत सारी चीज़ें इससे क्लियर हो गई थी कि एक्चुअल में किस तरीके से। अब आजकल ऐसा लगता है कि थॉमसन मॉडल जो था वो थोड़ा सा अटपटा था, लेकिन उस टाइम पर बहुत ही माना हुआ था। देखो कैसे, इसने कहा कि जिस तरीके से इसको
पुडिंग मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, और साथ में वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहता है ये कि जिस तरीके से, अगर हम एग्जांपल लें वाटरमेलन का, तो ये क्या कहता है कि जिस तरीके से तरबूज के अंदर वो लाल हिस्सा जो होता है वो पूरे तरबूज में वही होता है, स्प्रेडेड होता है, तो ये कहता है कि जो एटम होता है, जो एटम होता है, दैट इज स्फीयर ऑफ, एटम इज स्फीयर ऑफ पॉजिटिव पार्ट। क्या होते हैं पॉजिटिव पार्ट? प्रोटॉन। ये भी नहीं कहता कि उसमें स्फीयर के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, ये कहता है कि वो पार्ट ही किसका है? प्रोटॉन का है। मीन्स कि अगर हमारे पास जो एटम है तो हमें प्रोटॉन लिखने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा ही किससे बना हुआ है? प्रोटॉन से बना हुआ है। तो हम हर जगह अगर पॉजिटिव चार्ज को दिखा दें कि हर जगह क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। जैसे तरबूज के अंदर लाल हिस्सा जो होता है, कहीं उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, पूरा हिस्सा वही होता है। तो उसी तरीके से जो एटम होता है वो उसमें स्प्रेडेड पार्ट होता है प्रोटॉन का, और जहाँ उस तरबूज में कहीं कहीं पर बीज होते हैं तो उसी के तरह से इलेक्ट्रॉन कहीं बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो मास होता है वो किसका होता है? प्रोटॉन का होता है। बीच में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। या दूसरा कंपैरिजन खीर के साथ किया जा सकता है कि जो दूध होता है, वो दूध हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती ना कि खीर के अंदर दूध होता है। अब उसके अंदर जो वो दूध है वो हमें किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोटॉन को। और उसमें जो हम ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये मॉडल उसने दिया था कि इस तरीके से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो स्प्रेडेड होते हैं किसी भी एटम के अंदर। उसको डिस्कार्ड कर दिया गया क्योंकि उसके बाद जो था रदरफोर्ड, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या कहता है? रदरफोर्ड काफ़ी रिच साइंटिस्ट था और इसकी कंपनी में भी बहुत सारे ऐसे, ये एक्चुअली जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनकी अल्फ़ा बीटा गामा जो इलेक्ट्रो एक्टिव पार्ट होते हैं किस तरीके से वो अफेक्ट करते हैं उन पर स्टडी कर रहे थे। तो अल्फ़ा पर जनरली ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो काफ़ी इनकी खुद की जो कंपनी थी काफ़ी एक्सपेंसिव थे, सारी चीज़ें इनके पास में रिच होने की वजह से, तो ये इसीलिए उस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से कर पाए, हैंडल कर पाए। तो उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले एक अल्फ़ा को जनरेट करने के लिए किसी भी मेटल को लिया जिसमें से अल्फ़ा रेज निकल सकती हैं। उसके बाद में क्या किया कि एक यू शेप की एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले ली। यहाँ पर वही फ्लोरोसेंट जिसमें से हमें पता चल जाए स्ट्राइक करके जो कोई किसी कलर को शो करता हो, उस तरह की यू शेप की एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन ले ली है। यहाँ पर एक लेड की स्क्रीन भी ली है इन्होंने। तो क्या किया, यहाँ से जनरेट हो रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? जिस पर चार्ज होता है +4 और जिस पर जो प्रोटॉन का नंबर होता हो 2। इनडायरेक्ट वे में ये हीलियम की बात करते हैं कि जो हीलियम होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और जो चार्ज होता है वो 4 होता है। ठीक है, तो चार्ज कितना होना चाहिए, मास कितना होना चाहिए? 4। प्रोटॉन का नंबर कितना होना चाहिए? +2, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उस पर क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराई गई, किस पर कराई गई? गोल्ड पर। एक थिन गोल्ड की फिल्म ले ली है यहाँ पर, उस पर उन्होंने बम्बार्डमेंट कराई है, गोल्ड फॉयल बोल सकते हैं। तो यहाँ क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स अल्फ़ा पार्टिकल्स जब स्ट्राइक करते हैं 99.9% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? स्ट्रेट चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ से जो प्रोड्यूस हुए हैं, सॉरी,
99.9% अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट मूव कर रहे हैं। अब उसमें से कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कुछ एंगल से, जो थोड़े से एंगल से टिल्ट हो जा रहे हैं, स्ट्रेट नहीं जा पा रहे हैं, क्या हो गए, टिल्ट हो गए हैं। और कुछ ऐसे हैं जो उसी एंगल से बैक साइड में मूव कर देते हैं, बैकवर्ड साइड में मूव करते हैं। क्लियर हुआ? मैक्सिमम ट्रांसफर हो गए स्ट्रेट लाइन में, कुछ जो है वो थोड़े से एंगल से टिल्ट हो गए हैं, कुछ जो है उसी स्पीड से बैकवर्ड साइड में आ गए हैं। क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंट बहुत बार रिवाइज करवाए जा रहे थे, इन्हीं पर एक्सपेरिमेंट चला हुआ था रदरफोर्ड का, तो ये सारे इन सारे इफेक्ट से वो एक तरीके से वाकिफ था। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर भी एक फ्लोरेसेंट प्लेट लगा दी है, जहाँ पर जिस तरीके से स्ट्राइक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कुछ बैक साइड में भी आया है। अगर टकराने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो कोई रेस किसी भी डायरेक्शन में जाए पता तो चलेगा नहीं। इस शेप को लेने का पर्पज़ ही यही था कि जो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे वो भी तो स्ट्राइक करके पता चले ना हमें कि कितने एंगल से उन्होंने डेविएशन शो किया है। तो उन्होंने बैकवर्ड साइड में भी ऐसी फ्लोरोसेंट फॉइल लगा दी थी जिसमें हमें पता चला कि जो कुछ रेडिएशंस हैं वो बैकवर्ड साइड में भी आई हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि कुछ ना कुछ ऐसा स्पेस है उसके बीच में, बिल्कुल सेंटर में कोई बहुत ही स्मॉलेस्ट चीज़ ऐसी है जो काफ़ी भारी है। अब कोई चीज़ दौड़ के जा रही है और रास्ते में अगर आपको पेपर मिल जाता है तो आप क्या उससे टकरा के रुक जाओगे? दीवार है, कोई पर्सन है तो आप टकरा के रुक जाओगे, और अगर दीवार है तो आप टकरा के शायद वापस भी आ जाओ, ट्रक से टकराओगे वापस आ जाओ। इट मीन्स क्या है कि अगर कोई चीज़ जो आ रही है उससे हैवी चीज़ सेंटर में प्रेजेंट है तो वो उसी स्पीड से बैक कर देगा। अगर उससे हैवी है तो सेम मास में अगर है तो उसका डेविएशन, उसकी स्पीड वो थोड़ी स्लो हो जाएगी। इट मीन्स जो पार्टिकल्स यहाँ पर आ रहे थे उससे काफ़ी हैवी चीज़ एक सेंटर में प्रेजेंट है जो उस चीज़ को उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर रही है। दूसरा, जो उससे थोड़ा सा टकरा के गई है, जो थोड़ा सा टकरा के जाएंगी, जैसे यहाँ से टकरा के जाएंगी तो वो थोड़ा सा टिल्ट होंगी, थोड़ा सा टिल्ट होंगी, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट चली गई है, मतलब ये जो स्ट्रेट गई है उनके तो बीच में कुछ नहीं आया, जो स्ट्रेट चली गई है। तो ये जो पार्ट है वो बिल्कुल छोटा सा है और कहाँ लाई करता है, बिल्कुल सेंटर में लाई करता है, ठीक है। बाद में इसको नाम क्या दे दिया गया कि ये क्या होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है। और इससे ये भी एक तरीके से प्रूफ हो गया कि जो भार होता है, जो वेट होता है, जो मास होता है किसी एटम का, वो इसी न्यूक्लियस में लाई करता है, इसी के सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो एक तो ये चीज़। दूसरा कि जो ये बिल्कुल स्ट्रेट भागे जा रहे हैं, ये क्या शो करते हैं कि एटम के अंदर मैक्सिमम स्पेस ऐसा होता है जो बिल्कुल एम्प्टी है। मैक्सिमम स्पेस कैसा होता है जो बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर। सेंटर में कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट है जिसका कुछ वेट होता है, बाकी सारी जो साइट है वो कैसी है, एम्प्टी है। क्लियर हुआ? अब देखो इससे उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब यहाँ जो अल्फा पार्टिकल्स आए थे वो पॉजिटिव चार्ज के साथ आए थे, पॉजिटिव चार्ज आए हैं वो रिफ्लेक्ट हुआ है, पॉजिटिव चार्ज आया है वो रिफ्लेक्ट हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या लाई करता है, पॉजिटिव चार्ज लाई करता है। तो ये पता चला न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के सेंटर में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्रोटॉन बोलते हैं। क्लियर हुआ? फिर कहता है कि अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करते हैं। अगर हमें एटम के बीच की चीज़ पता चल गई है कि न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, क्योंकि थॉमसन ने तो क्या कहा था, पॉजिटिव स्फीयर होता है और बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात है इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, स्पेसिफिक पाथ में रिवॉल्व करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। जिस स्पेसिफिक पाथ में वो रिवॉल्व करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो इतनी छोटी सी बात हमें लग रही है, ये देखो कितना दिमाग लगाया। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब वो ये भी तो बोल सकता था ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है और अगर यहाँ पर होता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन होगा अपोजिट चार्जेस की वजह से। ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ गिर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसके साथ कोलाइड कर जाएगा, अगर बीच में भी यहाँ प्रेजेंट है तो इनका कॉम्बिनेशन होगा, कॉम्बिनेशन होते ही एटम खत्म, ठीक है। फिर तो प्रेजेंस होती ही नहीं है। तो उसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर पाथ में होते हैं और उस पर्टिकुलर पाथ को क्या बोलते हैं,
ऑर्बिट बोलते हैं। और इसकी रिजेंबलेंस की जा सकती है हमारे सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में भी क्या होता है कि सन सेंटर में प्रेजेंट होता है, सन सेंटर में प्रेजेंट होता है और उसके सराउंडिंग में पर्टिकुलर पाथ होते हैं और उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं। वही प्लैनेट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और जो ये सन होता है वो क्या है, न्यूक्लियस। काफ़ी सारी बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस इन दोनों में होती है। अब जो रदरफोर्ड है उसने इतनी बढ़िया डिस्कवरी कर दी है, उसके बाद भी इसमें लिमिटेशंस थी, इस मॉडल को भी डिस्कार्ड कर दिया गया। क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया? मैक्सवेल साइंटिस्ट थे, काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब कोई सर्कल में कोई चीज़ मूव करती है तो सर्कल में मूव करने के लिए उसको एक फोर्स की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसमें प्रेजेंट होती है, उसने कहा कि जब कोई सर्कल में एक कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसको अपने आप को उसमें सेट करने के लिए, मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स। और जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, कोई भी चीज़ जब मूव करती है जिसमें से रेडिएशंस निकलती हो, इलेक्ट्रॉन कैथोड रेज को ओरिजिनेट करता है, जिसमें से कोई रेडिएशंस निकलती हो तो वो घूमती रहेगी तो उसमें से क्या होगी, रेडिएशंस एमिट होगी, उसकी एनर्जी लो होगी। और जैसे ही उसकी एनर्जी लो होगी तो वो क्या करेगा, एक टाइम के बाद में ये इलेक्ट्रॉन आकर के न्यूक्लियस में गिर जाएगा। एक टाइम में आकर के ये किस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। और ऐसा ही हम भी बोल सकते हैं कि जैसे अर्थ घूमती रहती है तो कभी ना कभी एनर्जी को वो लूज करती रहेगी, लूज करते करते किसी दिन वो सन पे गिर जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अपने आप को वो एक फोर्स के थ्रू, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसके थ्रू क्या करते हैं वो अपने आप को, देखो जैसे जब हम छोटे बच्चे होते थे तो एक एक्सपेरिमेंट करते थे, पता नहीं होता था उसके एक्चुअल में, कि ग्लास में पानी लिया या दूध भी लेते थे तो वो क्या करते थे, हाथ में पकड़ा और उसको एक बार फास्ट स्पीड में ऐसे रोटेट कराते थे। ठीक है, अब देखो ग्लास हमने पकड़ा ऐसे है तब तो नहीं गिरेगा, लेकिन जब घुमाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी तो आएगा ना जब वो उलट जाएगा गिलास, लेकिन फिर भी उसमें से मिल्क है, वाटर है, वो ड्रॉप आउट नहीं होता। तो उसका रीज़न क्या होता है, वही कि जो फास्ट मोशन होता है वो इतनी स्पीड उसकी पकड़ बनाए रखता है कि वो वहाँ से गिरेगा ही नहीं। ठीक है, जैसे आपने एक थ्रेड पर कोई एक पत्थर बांधा और उसको आप बहुत स्पीड से घुमाते हो, उसको बहुत स्पीड से घुमाते हुए भी अगर आप अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करोगे तो वो आएगा नहीं, जब तक उसमें आप स्पीड मोशन को कम ना कर दो। ठीक है, तो यही इफेक्ट होता है। ये लिमिटेशंस जो थी वो रदरफोर्ड इस चीज़ को एक्सप्लेन खैर नहीं कर पाए थे कि किस तरीके से जो मॉलिक्यूल है वो अपने आप को यहाँ अरेंज करके रखता, इलेक्ट्रॉन अपने आप को अरेंज करके रखता है और वो गिरता नहीं है इसमें। तो ये 2-3 क्या थी उसकी लिमिटेशंस थी। इसी लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट मॉडल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बोहर मॉडल होता है, बोहर मॉडल। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ लेना। किसी को कोई डाउट है तो बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।